आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आंतर संक्रमण तत्व यानी एफ ब्लॉक के तत्व। इनको अंग्रेजी में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें एक के बाद दूसरी अंदर वाली कक्षा भी खाली रहती है, उसके ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एफ ब्लॉक की दो श्रेणियाँ हैं, लैंथेनाइड यानी लैंथेनम के बाद के 14 तत्व। जैसा कि हमने जब आवर्त सारणी पढ़ी थी तो इनको अलग से वर्गीकृत किया गया था, तथा एक्टिनाइड एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व। तो इसको ध्यान देना है कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनकी दो श्रेणियां हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड में लैंथेनम के बाद के 14 तत्व और एक्टिनाइड में एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व। ये आंतर संक्रमण तत्व यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक के तत्व हैं। चूँकि लैंथेनम तथा लैंथेनाइड में सन्निकटता पाई जाती है, अतः लैंथेनाइडों की चर्चा में लैंथेनम भी सम्मिलित रहता है। तो ध्यान दीजिए कि जो लैंथेनाइड हैं उनमें लैंथेनम के प्रति सन्निकटता है, यानी कुछ लक्षण गुणधर्म लैंथेनाइड से मिलते जुलते हैं लैंथेनम के, इसलिए लैंथेनम भी इस चर्चा में लैंथेनाइडों के शामिल रहता है। इन तत्वों के लिए सामान्य संकेत एलन प्रयुक्त होता है। तो जो लैंथेनाइड हैं हमारे, इनके लिए सामान्य संकेत एलन से प्रदर्शित होता है। लैंथेनाइड में एल और नाइड का एन, तो एलन लिखा जाता है। इसी प्रकार से एक्टिनाइड तत्वों की चर्चा में एक्टिनियम भी इस श्रेणी के 14 तत्वों के साथ सम्मिलित रहता है। संक्रमण श्रेणी की तुलना में लैंथेनाइड आपस में अधिक सन्निकट समानताएं प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम ट्रांजिशन श्रेणी की बात करें तो लैंथेनाइड आपस में अधिक सन्निकट समानताएं प्रदर्शित करते हैं एक्टिनाइड की तुलना में। तो लैंथेनाइड आपस में अधिक सन्निकटता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि इन तत्वों में केवल एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है तथा इनका रसायन इन समान गुणों वाले तत्वों के आकार तथा नाभिकीय आवेश में हुए अल्प परिवर्तन के श्रेणी में प्रभाव की समीक्षा करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। तो जो हमारे लैंथेनाइड हैं इनमें केवल एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, बाकी सब अस्थायी हैं तथा इनका रसायन इन समान गुणों वाले तत्वों के आकार तथा नाभिकीय आवेश में हुए अल्प परिवर्तनों के श्रेणी में प्रभाव की समीक्षा करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्थायी ऑक्सीकरण वाली अवस्था है तो इसका जो रसायन है यानी इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, तो इन समान गुणों वाले तत्वों के आकार तथा नाभिकीय आवेश में हुए अल्प परिवर्तनों के श्रेणी में प्रभाव की समीक्षा करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। तो ये जो एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो जो श्रेणी के तत्व हैं तो इन समान गुणों वाले तत्वों के आकार तथा उनके नाभिकीय आवेश में हुए अल्प परिवर्तन के श्रेणी में प्रभाव की समीक्षा करने का उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। यानी जो लैंथेनाइड श्रेणी है तो उसमें जितने भी तत्व हैं उनमें आकार और उनके नाभिकीय आवेश में जो अल्प परिवर्तन है उसकी हम समीक्षा कर सकते हैं कौन से तत्व से जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, एक ही स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरी ओर एक्टिनाइड श्रेणी का रसायन अत्यधिक जटिल है। जो एक्टिनाइड है उसका केमिकल कंपोजिशन या उसकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा जटिल है। जटिलता का एक कारण इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का विस्तृत परास तथा दूसरा कारण इन तत्वों का रेडियोधर्मी गुण है। तो जटिलता क्यों है एक्टिनाइड में? क्योंकि देखिए लैंथेनाइड में क्या है, एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था थी,
जबकि एक्टिनाइड में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का विस्तृत परास होता है, यानी बहुत ब्रॉड रेंज में इनमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। तथा दूसरी बात इनमें क्या होती है कि ये रेडियो एक्टिव गुण प्रदर्शित करते हैं, रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करते हैं, जो इन तत्वों के अध्ययन में विशेष कठिनाइयां उत्पन्न करता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो एक्टिनाइड श्रेणी का रसायन है वो जटिल होता है, और जटिलता का कारण क्या है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत ज़्यादा हाई ब्रॉड रेंज में होती हैं और इनमें रेडियो एक्टिव गुण पाया जाता है। यहाँ एफ ब्लॉक की दोनों श्रेणियों का अध्ययन पृथक रूप से किया जाएगा। तो जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हैं इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लैंथेनाइड की स्टडी करेंगे। तो देखिए लैंथेनम तथा लैंथेनाइड जिनके लिए सामान्य संकेत एलन का उपयोग किया गया है के नाम संकेत परमाणविक एवं कुछ आयनिक अवस्थाओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं के मान सारणी 4.9 में दिए गए हैं। तो जो लैंथेनाइड हैं उसमें लैंथेनम और लैंथेनाइड के अन्य जो 14 तत्व हैं उनका यहाँ पर पूरा देखिए नाम, परमाणु क्रमांक, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और त्रिज्याएं ये सब दी गई हैं। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा विस्तार से नहीं ध्यान देना है, केवल हमें जो 1s 2s 2p 3s 3p 4s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने भरने का क्रम बताया था वो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्टार लगाया है और कह रहा है कि केवल जीनान यानी XCE क्रोड के वाह इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं, यानी कहने का मतलब है कि जीनान के बाद के ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाए गए हैं। जैसा हम लोग पीछे पढ़ते थे तो ऐसा लिखने में करते थे। अब आगे देखिए आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए लैंथेनाइड हम लोग पढ़ रहे हैं तो कह रहा है यह देखा जा सकता है कि इन सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6s2 एक समान है परंतु 4f स्तर पर परिवर्तनशील निवेशन है। तो यहाँ पर देखिए 6s2 देखिए सब में समान है और 4f में देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 मतलब इस तरह से चेंज देखने को मिल रहा है। तो वही कह रहा है कि 6s2 एक समान है परंतु 4f स्तर पर परिवर्तनशील निवेशन है, जैसा सारणी 4.9 में अभी हमने देखा। कह रहा है यद्यपि इन सभी तत्वों के त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लैंथेनाइडों की अति स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का स्वरूप 4FN है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ n बराबर 1 से 14 तक। तो ध्यान दीजिए कह रहा है यद्यपि इन सभी तत्वों के त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 3 धनात्मक होंगे, जैसे Fe+3 शो करता है उसी प्रकार 3 धनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्वरूप 4FN है, यानी 4f में अब ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी होगी वो लिखी जाएगी और उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो यहाँ पर 4 त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा। और यहाँ पर बता भी रहा है कि जो ये n लिखा गया है यह बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ n बराबर 1 से 14 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 4f3 है, अब इसको त्रिधनात्मक करना है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4f मतलब 4f सीरीज में ही रहेगा तो 2 इसके निकल जाएंगे 1 इसके निकल जाएंगे तो यहाँ पर 4f2 हो जाएगा, ये s के 2 निकलेंगे और इसका 1 निकलेगा। तो इस प्रकार से त्रिधनात्मक बनेगा, इसी प्रकार से आगे भी होता रहेगा। आप देखिए आगे परमाणु एवं आयनिक आकार। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में समग्र ह्रास लैंथेनाइड तत्वों के रसायन का एक विशिष्ट लक्षण है। तो लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में समग्र ह्रास, तो परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या में
बहुत ज़्यादा ह्रास होता है और इसी को लैंथेनाइड आकुंचन यानी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी लैंथेनाइड आकुंचन। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये ग्राफ बनाया गया है लैंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। तो La+3 यहाँ पर +3+3 इस तरह से सब +3 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है इसका तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन पर दूरगामी प्रभाव होता है। तो जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है, तो उस श्रेणी के तत्वों के रसायन पर दूरगामी प्रभाव होता है। परमाणु त्रिज्याओं के मानों में पाई गई कमी नियमित नहीं है, जैसा कि M+3 आयनों में नियत रूप से देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो परमाणु की त्रिज्याएं हैं उनके मानों धातुओं की संरचनाओं से व्युत्पन्न, यानी कहने का मतलब ये है कि जो धातुएं हैं उनकी संरचनाओं से व्युत्पन्न यानी वहीं से उत्पन्न हुई हैं। तो परमाणु त्रिज्याओं के मानों में पाई गई कमी नियमित नहीं है, जैसा कि M+3 आयनों में नियमित रूप से देखने को मिलता है। तो जो परमाणु त्रिज्याएं हैं उनके मानों में नियमितता नहीं है, परंतु यहाँ पर M+3 की बात की जा रही है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और M शब्द मेटल से लिया गया है, क्योंकि धातुओं की संरचनाओं से व्युत्पन्न, यानी जैसी धातुओं की संरचनाएं हैं वैसी ही हैं, तो इसलिए लिखा गया है धातुओं की संरचनाओं से व्युत्पन्न। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए M+3 सीरीज मतलब टाइप के हैं, जैसे La से +3 फिर Ce से +3 टाइप के हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ है हमारा ये लगभग रेखा है, पूर्ण रूप से तो रेखा नहीं है लेकिन रेखीय है, यानी बहुत ज़्यादा परमाणु त्रिज्याओं में परिवर्तन नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि परमाणु त्रिज्याओं के मानों में पाई गई कमी नियमित नहीं है, जैसा कि M+3 आयनों में नियमित रूप से देखने को मिलता है। तो M+3 में तो लगभग नियमितता है लेकिन अन्य में नियमितता नहीं है। चित्र 4.6 जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो लैंथेनाइडों की आयनिक त्रिज्याओं में प्रवृत्तियाँ, तो इधर परमाणु क्रमांक दिया गया है और इधर आयनिक त्रिज्या दी गई है 90 से 100 तक, इधर 57 से लेकर 71 तक परमाणु क्रमांक लिया गया है, जहाँ से जहाँ तक तत्व हम लोग लिए हैं। अब देखिए कह रहा है यह आकुंचन ठीक वैसा ही है जैसा कि सामान्य संक्रमण श्रेणियों में पाया गया है तथा कारण भी समान है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये वैसा ही है जैसे सामान्यतः सब सारी संक्रमण श्रेणियों में पाया गया, अर्थात एक ही उपकोष में यानी सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव यानी परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट। तो जैसा हमने आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया था कि कोई परमाणु है तो उस परमाणु का मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है ये, और न्यूक्लियस के चारों ओर ये कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है या ज़्यादा है। तो क्या है कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इस पर नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन इसके प्रभाव को, आकर्षण प्रभाव को कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंस रहे हैं। तो ये इसको अच्छे से नहीं खींच पाएगा। तो इसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं कि अंदर वाले एक कवच की तरह न्यूक्लियस को ढके हुए हैं, इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन पर इसके आकर्षण का प्रभाव कम पड़ेगा। इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, लेकिन फिर भी इसको खींचेगा ये, इसलिए इसको अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव कहा जा रहा है। यानी अपूर्ण है, पूर्ण रूप से परिरक्षित नहीं है, बल्कि कुछ खींच भी रहा है।
फिर भी देखिए कहा जा रहा है कि फिर भी श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव कम होता है। तो डी वाले का जितना प्रभाव रहेगा एफ वाले का कम होगा। क्यों? क्योंकि डी वाला बाहर होगा, एफ वाला अंदर होगा, यानी एफ वाला नाभिक के ज्यादा पास में होगा। तो नाभिक के चूंकि ज्यादा पास में होगा 4f वाला, तो जो डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव कम होगा। तो चूंकि अंदर ज्यादा नजदीक होगा नाभिक के 4f वाला, तो 4f का 4f में प्रभाव कम होगा जितना कि डी वाले में होगा। क्योंकि डी दूर होगा तो दूर के इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव ज्यादा होगा 4f वाले का। तो 4f का 4f में कम प्रभाव होगा जितना 4f का डी वाले में प्रभाव होगा। इसको ध्यान देना है। क्योंकि नाभिक के ज्यादा पास होगा तो पास वाले का पास वाले में कम प्रभाव होगा जितना पास वाले का दूर वाले में होगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव कम होता है तथा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, तथा श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु के आकार में एक नियमित ह्रास पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि नाभिकीय आवेश जैसे जैसे श्रेणी में बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु के आकार में एक नियमित ह्रास पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा तो नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से खींचेगा। जब ज्यादा मजबूती से खींचेगा तो दूर वाला इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा और नाभिक परमाणु का या आयन का आकार घट जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि नाभिकीय आवेश के कारण बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु के आकार में एक नियमित ह्रास पाया जाता है। तो हर एक चीज को एक क्रम से अच्छे से समझते जाना है। अब देखिए आगे कह रहा है कि लैंथेनाइड श्रेणी के आकुंचन का संचयी प्रभाव लैंथेनाइड आकुंचन कहलाता है, जिसके कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं के मान दूसरी संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की त्रिज्याओं के मान के लगभग समान हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसके कारण स्थिति क्या बनती है कि जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है उसकी जो तत्वों की त्रिज्याएं हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी आकुंचन के कारण जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है और जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है, तो तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याएं द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लगभग समान हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए जो जेडार होता है, जेडार में 160 पिकोमीटर और HF में 159 पिकोमीटर की त्रिज्याओं का लगभग बराबर मान लैंथेनाइड आकुंचन का परिणाम है। तो ध्यान दीजिए कि जो जेडार और HF है यानी जिरकोनियम और हॉफनियम इनको जहाँ तक कहते हैं, तो इनमें जो है क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये जिरकोनियम द्वितीय संक्रमण श्रेणी का है, हॉफनियम हमारा ये तृतीय संक्रमण श्रेणी का। इनमें देखिए लगभग जो है 160 पिकोमीटर और 159 पिकोमीटर, मतलब ये तृतीय संक्रमण श्रेणी का है और ये द्वितीय का है। इसको बुक में देख लीजिएगा। तो लगभग समान देखिए इनकी त्रिज्याएं। कह रहा है यह इन धातुओं के प्रकृति में साथ पाए जाने तथा उनके पृथक्करण में उत्पन्न कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी है। तो यह इन धातुओं के प्रकृति में साथ पाए जाने तथा इनके पृथक्करण में उत्पन्न कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की त्रिज्याएं लगभग समान हैं, तो प्रकृति में चूंकि साथ में पाई जाती हैं और दोनों की त्रिज्याएं लगभग समान है, इसलिए इनको अलग करना यानी पृथक करना बहुत कठिनाई का विषय है, क्योंकि दोनों एक जैसे महसूस होंगे। अब आगे आ जाता है ऑक्सीकरण अवस्थाएं।
तो लैंथेनाइड में La+2 तथा Ln+3 यानी La सेकंड तथा La थर्ड यौगिक प्रमुख हैं। फिर भी प्रायः +2 तथा +4 आयन विलयन में अथवा ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। तो प्रमुख यौगिक La+2 और Ln+3 के रूप में रहते हैं। कहने का मतलब ये कि लैंथेनाइड और ये पूरी लैंथेनाइड जो सीरीज है उसमें लैंथेनम ये और लैंथेनाइड सीरीज, तो लैंथेनम में +2 और लैंथेनाइड सीरीज में +3 के रूप में यौगिक लगभग पाए जाते हैं। फिर भी कह रहा है प्रायः +2 तथा +4 आयन विलयन में अथवा ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। यह अनियमितता जैसे कि आयन एंथैल्पी में रिक्त, अर्धभरित तथा पूर्ण भरित कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण पाई जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लैंथेनाइड सीरीज है उनमें क्या होता है कि आयनन एंथैल्पी के बारे में अगर बात करें या उनमें रिक्त, अर्धभरित या पूर्ण भरित यानी खाली, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड F कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण पाई जाती है। तो आधे भरे हुए या पूर्ण भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो उसके कारण ये स्थिति बनती है कि प्रमुख यौगिक +2 और +3 होते हैं, लेकिन प्रायः +2 तथा +4 आयन विलयन में अथवा ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। तो इसका कारण आयनन एंथैल्पी है और दूसरा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड F कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण ऐसा पाया जाता है। अब देखें, कह रहा जाता है Ce+4 का उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास इसके बनने में सहायक होता है, परंतु यह एक प्रबल आक्सीकारक है, अतः यह पुनः सामान्य +3 अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा Ce है जिसको सीरियम कहते हैं, तो सीरियम में क्या होता है कि +4 का उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास इसके बनने में सहायक होता है, परंतु यह एक प्रबल आक्सीकारक है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, अतः यह पुनः सामान्य +3 अवस्था में आ जाता है। तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यह +4 स्टेज से +3 अवस्था में पुनः आ जाता है। सीरियम +4/+3 के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान +1.74 वोल्ट है, जो ये दर्शाता है कि यह जल को ऑक्सीकृत कर सकता है। मतलब इसका इतना इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि यह वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तथापि यह अब इस अभिक्रिया की दर अधिक धीमी है और इसीलिए सीरियम 4 एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है। तो सीरियम 4 इसी वजह से एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द रिएक्शन रेट इज वेरी स्लो एंड हेंस सीरियम 4 इज ए गुड एनालिटिकल एजेंट। विश्लेषणात्मक रिएजेंट यानी एनालिटिकल अभिकर्मक है। तो वही कह रहा है कि इस अभिक्रिया की दर धीमी होती है और इसीलिए तो ये जो अभिक्रिया है जल से वो धीमी होती है, इसीलिए इसको आसानी से धीमी अभिक्रिया को हम अच्छे से परीक्षण कर सकते हैं या समझ सकते हैं, इसीलिए अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है ना, यानी एनालिटिकल अभिकर्मक है या रिएजेंट है। तो इसको ध्यान देना है। सीरियम के बारे में क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे कह रहा है PrND TB तथा DY भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परंतु केवल MO2 ऑक्साइडों में यानी
MO2 टाइप के ऑक्साइडों में। ये एक तरह से एक फार्मूला लिखा गया है, जैसे मेटल के लिए M लिखा जाता था, तो वही MO2 टाइप के ऑक्साइडों में क्या है कि PR, ND, TB तथा DY भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परंतु केवल MO2 ऑक्साइडों में। Eu+2 S इलेक्ट्रॉनों के परित्याग द्वारा बनता है तथा F7 विन्यास इन आयनों के बनने का कारण होता है। Eu+2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो सामान्य +3 अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो Eu+2 भी एक प्रबल Eu+2 एक प्रबल अपचायक है। ध्यान दीजिए, सीरियम +4 प्रबल ऑक्सीकारक था, यानी दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता था, अपनी घटा लेता था, +4 से कम करता था। यहाँ पर कम है +2, तो ये बढ़ाएगा यानी खुद ऑक्सीकृत होगा, तो दूसरे को अपचयित करेगा यानी दूसरे की घटाएगा। तो इसीलिए Eu+2 एक प्रबल अपचायक है जो सामान्य +3 अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो +3 में हो जाता है यानी अपनी +2 से +3 करता है, यानी ऑक्सीकृत होता है, दूसरे की घटाएगा, इसलिए प्रबल अपचायक है। इसी प्रकार से Yb+2 जिसका विन्यास F14 है, एक अपचायक का कार्य करता है। तो Yb+2 भी जिसका विन्यास F14 है, एक अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। Tb+4 के F कक्षक अर्धभरित हैं तथा यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो Tb+4 के F कक्षक क्या है? अर्धभरित है। अब अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षक क्या होते हैं? ज्यादा स्थायित्व होते हैं, तो इसलिए ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है, यानी खुद अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले करके अपनी ऑक्सीकरण संख्या घटाता है और दूसरे की बढ़ा देता है। सेमेरियम का व्यवहार यूरोपियम से अत्यधिक मिलता जुलता है, जो +2 तथा +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो सेमेरियम का व्यवहार यूरोपियम से अत्यधिक मिलता जुलता है, जो +2 तथा +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आगे आ जाता है सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सभी लैंथेनाइड चांदी की तरह श्वेत तथा नरम धातुएं हैं और वायु में तुरंत बदरंग हो जाती हैं। बदरंग मतलब इनका रंग धूमिल हो जाता है। तो ऑल द लैंथेनाइड आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल एंड टर्निश रैपिडली इन एयर। टर्निश का मतलब इनका रंग धूमिल हो जाता है, यानी बदरंग हो जाती हैं। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कठोरता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ये धातुएं कठोर होती जाती हैं। सेमेरियम स्टील की तरह कठोर होता है। इनके गलनांक 1000 से 1200 केल्विन के मध्य होते हैं, परंतु सेमेरियम 1623 केल्विन पर पिघलता है। इनकी विशिष्ट धातु संरचनाएं होती हैं तथा ये ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। केवल EU तथा YB और कभी कभी SM तथा TM को छोड़कर घनत्व तथा अन्य गुणों में निर्बाध परिवर्तन होता है। तो EU, YB और कभी कभी SM तथा TB को छोड़कर जो घनत्व है तथा अन्य गुणों में निर्बाध परिवर्तन होता है, यानी घनत्व और अन्य गुण बिना किसी बाधा के परिवर्तित होते हैं EU, YB तथा SM और TM को छोड़ करके। तो देखिए EU आपका यूरोपियम है, YB आपका इटर्बियम है और SM आपका सेमेरियम है और TB आपका टर्बियम है। तो इनको छोड़ करके जो घनत्व में परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा तेजी से होता है और निर्बाध परिवर्तन होता है, यानी बिना किसी बाधा के। कह रहा है अनेक त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं। तो त्रिसंयोजी मतलब जिनकी संयोजकता 3 होती है, यानी जिनकी संयोजकता 3 होती है, त्रिसंयोजी कहलाएंगे, यानी वैलेंसी 3 होती है।
तो लैंथेनाइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं। इन आयनों का रंग F इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो रंगीन कलर होता है, तो ये रंगीन कलर इनका F इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है, यानी F कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं F उप कक्षा में। कह रहा है लैंथेन La+3 तथा Lu+3 आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है, परंतु शेष लैंथेनाइड आयन रंगीन होते हैं। तो ध्यान दीजिए La+3 तथा Lu+3 ये रंगीन नहीं होते, शेष लैंथेनाइड आयन रंगीन होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। फिर भी संभवतः F स्तर पर भी उत्तेजना के फलस्वरूप अवशोषण बैंड संकीर्ण होते हैं। F0 La+3 तथा C+4 में F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एवं F14 Yb+2 तथा Lu+3 के अतिरिक्त अन्य सभी लैंथेनाइड आयन अनुचुंबकीय होते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये सब बातें ध्यान देना है। पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें इनको समझना है। अब आगे देख के कह रहा है कि लैंथेनाइडों की प्रथम आयन एंथैल्पियों का मान 600 किलो जूल प्रति मोल के आसपास होता है। तो आयनन एंथैल्पी मतलब इनको आयनन बनाने के लिए जो ऊर्जा का माप है या ऊर्जा की आवश्यकता है वो 600 किलो जूल प्रति मोल है प्रथम आयनन एंथैल्पी, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान 1200 किलो जूल प्रति मोल है। द्वितीय का प्रथम से ज़्यादा है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अब नाभिक उनको और अच्छे से खींचेगा, तो उनको खींचने के बाद अगर उनको दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, इसीलिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा है, जो कैल्शियम के समतुल्य है। कैल्शियम का समतुल्य है। तृतीय आयनन एंथैल्पी के मानों में विचरण के विस्तृत विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विनिमय एंथैल्पी का महत्व, जैसा कि प्रथम संक्रमण एंथैल्पी के 3D कक्षकों में रिक्त अर्धभरित तथा पूर्ण भरित F स्तर को कुछ सीमा तक स्थायित्व प्रदान करने में प्रतीत होता है। यह लैंथेनम, गैलोडिनियम तथा ल्यूटीशियम की तृतीय आयनन एंथैल्पी के असाधारण निम्न मानों से स्पष्ट है। तो ध्यान दीजिए कि जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि पूर्ण भरित और अर्ध भरित कक्षक हैं, तो ये कुछ सीमा तक तत्वों को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जिससे जो तृतीय आयनन एंथैल्पी है इनके मान निम्न हो जाते हैं, जैसा लैंथेनम, गैलोडियम तथा ल्यूटीशियम की तृतीय आयनन एंथैल्पी के असाधारण निम्न मानों से स्पष्ट है। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन निकले जब, यानी द्वितीय आयनन एंथैल्पी के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, मतलब जो कह रहा है कि तृतीय आयनन एंथैल्पी के मानों में विचरण के विस्तृत विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विनिमय एंथैल्पी का महत्व रिक्त अर्धभरित तथा पूर्ण भरित F स्तर को कुछ सीमा तक स्थायित्व प्रदान करने में प्रतीत होता है। यह लैंथेनम, गैलोडियम तथा ल्यूटीशियम के तृतीय आयनन एंथैल्पी के असाधारण निम्न मानों से स्पष्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिक्त अर्धभरित तथा पूर्ण भरित कक्षक होंगे वो ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं, और जहाँ पर स्थायी नहीं रहते तो वहाँ पर जो तृतीय आयनन एंथैल्पी है उसका मान कम होता है, यानी वहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल करके तत्व को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। ये मतलब। अब देखिए आगे कह रहा है कि सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं, परंतु बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ यह एल्युमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। तो फिर से समझिए कि सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, परंतु जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो बढ़ने के साथ साथ एल्युमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं, यानी
एल्युमिनियम कुछ कम क्रियाशील है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है अर्ध अभिक्रिया Ln+3 एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इससे अभिक्रिया करेंगे तो Ln सॉलिड बन जाएगा। जैसी बात है 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान -2.2 से -2.4 वोल्ट के पास में है। अब EU के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान -2 वोल्ट है। तो कह रहा है निसंदेह मान में थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ से और यहाँ से 0.2 से 0.4 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो कह रहा है हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती हैं। धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने पर कार्बाइड जैसा कि Ln3C बन रहा है, Ln2C3 बन रहा है तथा LnC2 बनते हैं। यह तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो जो हमारे तनु अम्ल हैं, डाइल्यूट एसिड हैं, उनसे हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा हाइड्रोजन के वातावरण में जलने पर हाइलाइट बनाती हैं। और अगर हाइड्रोजन के वातावरण में जला दिया जाए तो हाइलाइट बना लेती हैं। हाइड्रोजन हमें पता है H जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ग्रुप है हाइड्रोजन का, तो उनसे क्रिया करके हाइलाइट बना लेती है। ये ऑक्साइड M2O3 तथा हाइड्रोक्साइड MOH का होल थ्राइस बनाती हैं। हाइड्रोक्साइड निश्चित यौगिक है, ना कि केवल हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ये क्षारीय मृदा धातुओं यानी अल्कली अर्थ मेटल के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की भांति क्षारकीय होते हैं। इनकी सामान्य अभिक्रियाएं चित्र 4.7 में प्रदर्शित की गई हैं। तो लैंथेनाइड की सामान्य अभिक्रियाएं देखिए। ये लैंथेनाइड हाइड्रोजन से संयोग करता है तो LnH3 टाइप का यौगिक बनाता है। अम्ल के संग हाइड्रोजन निकालता है। H2O के संग LnOH का होल थ्राइस प्लस H2 बनाता है। कार्बन के संग LnC2 टाइप का यौगिक बनाता है। और नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर, देखिए यहाँ गर्म करना है, तो Ln बनाता है, टाइप का यौगिक बनाता है। और सल्फर के साथ गर्म करने पर Ln2S3 टाइप का बनाता है। ऑक्सीजन में जलाने पर Ln2O3 टाइप का यौगिक बनाता है। तो ये पूरा न पढ़ करके अगर केवल इतना आप पढ़ लें, इतनी बात, तो लगभग सारी बातें हमारी स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसको आप बंद कर लीजिए बॉक्स में और इसको ध्यान से समझ लेना है। अब देखिए, कह रहा है कि इनकी सामान्य अभिक्रियाएं चित्र 4.7 में प्रदर्शित कर गई हैं, ये जो की गई हैं, तो इसको हमें समझना है। कह रहा है लैंथेनाइडों का सर्वोत्तम उपयोग प्लेट तथा पाइप बनाने के लिए मिश्रात इस्पात के उत्पादन में होता है। तो जो एलॉय होते हैं तो प्लेट और पाइप बनाने में इनका उपयोग होता है। एक सुप्रसिद्ध मिश्रात, जिसको मिश्र धातु पहले कहते थे, एक सुस्पष्ट मिश्रात मिश्र धातु के नाम से जानी जा रही है, जिसको मिश्र मेटल कहते हैं, जो एक लैंथेनाइड धातु 95% आयरन 5% तथा लेस मात्र सल्फर, कार्बन, कैल्शियम तथा एल्युमिनियम से बनी होती है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मिश्र धातु। ये बहुत पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है। कह रहा है मिश्र धातु की अत्यधिक मात्रा मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु में प्रयुक्त होती है, जो बंदूक की गोली, कवच या खोल तथा हल्के फ्लिंट के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये मिश्र धातु जो है, इसको क्या करते हैं कि अत्यधिक मात्रा में मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु बना लेते हैं। मिश्र धातु में उपयुक्त होती है, जिससे बंदूक की गोली बनती है, कवच यानी कवरिंग या खोल तथा हल्के फ्लिंट के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। लैंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग पेट्रोलियम भंजन में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है, यानी पेट्रोलियम को जलाने में कैटालिस्ट की तरह काम करता है। यहाँ पर देखिए,
पेट्रोलियम क्रैकिंग यानी पेट्रोलियम जो कार्बन का एक कंपाउंड है उसको क्रैक मतलब तोड़ना। तो पेट्रोलियम क्रैकिंग में या भंजन मतलब तोड़ना, उसमें उपयोग किया जाता है लैंथेनाइड की मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग। लैंथेनाइडों के कुछ ऑक्साइडों का उपयोग स्फुरदीप्ति यानी फास्फर के रूप में टेलीविजन पर्दे में तथा इसी प्रकार की प्रतिदीप्त सतहों में किया जाता है। तो इस बात को ध्यान देना कि जो लैंथेनाइड हैं उनका उपयोग सम इंडिविजुअल लैंथेनाइड ऑक्साइड आर यूज्ड एज फास्फोरस इन टेलीविजन। फास्फोरस का मतलब स्फुरदीप्ति, स्क्रीन एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेसेज यानी प्रतिदीप्त पर्दों में भी इनका उपयोग किया जाता है। प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त, इसके विषय में हम लोग आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखिए हमारा आ जाता है एक्टिनाइड, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।